जो स्टेट ऑफ माइंड होती है, जो हालत होती है, दिमागी सेहत की जो हालत होती है, जो मेंटल हेल्थ होती है, जब वो ख़राब होती है तो आप ज़िंदगी का बोझ नहीं उठा सकते। क्या इस बात को कोई अपने तौर पर बताएगा कि क्या समझे कि जब ज़हनी सेहत ख़राब होती है तो अमूमन इंसान ज़िंदगी का बोझ नहीं उठाना चाहते, वो ज़िंदगी से निकल जाना चाहते हैं। बड़े लोग कहते हैं ऐदे नालों ते चंगा बंदा मरी जाए, ऐसी बातें लोग करते हैं। तो ये ऐसी बातें जो कोई भी करता है तो आप समझ लें कि ज़हनी सेहत का बहरान है, क्राइसिस है, ज़हनी सेहत का क्राइसिस है। ज़हनी सेहत का जो क्राइसिस है वो जीने की लगन ख़त्म कर देता है। तो इंसान ज़िंदगी में कई अदवार से गुज़रता है, कई दफ़ा उसके अंदर जीने की बड़ी उमंग होती है, वो जोश से भरा होता है, वो जीना चाहता है और इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। वो कहता है इतना मेला है तो इस मेले को छोड़ के मैं कैसे जाऊं। लोग सोचते हैं कि ये जो इतनी खूबसूरत दुनिया है, जो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव दुनिया होती जा रही है, कहाँ थे ये पहले स्मार्टफ़ोन और कहाँ थे इंटरनेट और कहाँ थे कंप्यूटर, और जो आज ज़राए हैं, खाने पीने की चीज़ें जो आज हैं 40 साल पहले बिल्कुल नहीं थी। और ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए 40 साल 50 साल पहले लाहौर में शायद ही कोई गाड़ी 50 साल पहले एयर कंडीशनड होगी। आज कोई गाड़ी भी नहीं होगी जो कि एयर कंडीशन ना हो। तो ये सारा जो मेला भरा हुआ मेला है, इसको छोड़ के जाने को अगर दिल नहीं चाहता तो इसका मतलब है मेंटल हेल्थ अच्छी है। और अगर आपका दिल करता है कि किसी तरीके से ज़िम्मेदारियों से जान छूटे और मैं निकल जाऊं इस दुनिया से और ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगती है, तो ये मेंटल हेल्थ का क्राइसिस है, मेंटल हेल्थ का बहरान है। और इसके लिए लोग फिर ये ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन ड्रग चाय है। एक कप चाय पीने से जोश भर जाता है। और फिर सिगरेट, और आपने अक्सर लोगों को देखा होगा ज़रा सा भी ट्रबल हो तो जेब में हाथ करके पता करते हैं कि सिगरेट की डब्बी किधर है। इसका मतलब है मेमोरी तो उनकी ख़राब ही है, उन्हें याद नहीं होता कि सिगरेट की डब्बी किस जेब में है। देखिए, अगर कोई बंदा ड्रग्स इस्तेमाल करता है तो वो हर वक्त एक रोलर कोस्टर में होता है कि जब ड्रग इस्तेमाल की तो वो हवाओं में उड़ने लगता है विद इन मिनट्स, और जब ड्रग इस्तेमाल किए हुए कुछ घंटे हो जाते हैं और एडिक्शन का भी साथ मामला हो और टॉक्सिक चीज़ें जिस्म में पैदा हो रही हैं, तो वो फिर एक दूसरे दौर में से भी गुज़रता है कि जब वो सुबह सो के उठता है तो उसको लगता है कि दुनिया को बहुत ख़राब जगह है, और उसको यूँ लगता है कि एक ईंटों का ट्रक उसके ऊपर आके गिर रहा है। तो आप ये समझ लें कि सुबह ये ख़ास तौर पर जो हेरोइन एडिक्ट होते हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो थोड़ी की देर बाद उनके अंदर ये कैफियत होती है कि ईंटों का पूरा ट्रक उनके ऊपर उल्टा दिया किसी ने, और उसके बाद वो तैयारी करते हैं अपने नेक्स्ट फिक्स की। इसमें बहुत पावर महसूस होती है कि अपनी जो वर्स्ट कंडीशंस है, अपनी जो ख़राब तरीन कंडीशन है, उसको विद इन मिनट्स वो ठीक कर सकते हैं। एक कप चाय पीने के बाद जो फ़र्क पड़ता है वो आप सब जानते हैं कि विद इन मिनट्स आपकी ज़हनी कैफियत बेहतर हो जाती है। और ये जो चीज़ है ये बड़ी एम्पावर्ड फीलिंग देती है कि मेरे हाथ में है सब कुछ। लेकिन फिर आगे चल के ये भी हो जाता है कि आप जितना भी कोशिश करें अपने मूड को संवारने की, मूड संवर कर नहीं देता, मूड नीचे गिरता है, आप उसे ऊपर उठा रहे होते हैं। दुनिया में बहुत सारे क्राइसिस आपको नज़र आते हैं जो 200 साल पहले 300 साल पहले नहीं थे। वो ऐसे क्राइसिस हैं जैसे टेररिज्म का जो क्राइसिस है ये 100 साल पहले था, तो फिर टेररिज्म का क्राइसिस आ गया। इसी तरह ये जो मूड क्राइसिस है ये 500 साल पहले 400 साल पहले नहीं था। दुनिया बहुत सादा थी और इंसान आसानी से कोप कर लेता था अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को। अभी बहुत मुश्किल है सुबह से शाम तक कोप करना लाइफ के साथ, क्योंकि लाइफ तेज़ हो गई है। जैसे गाड़ी जब आहिस्ता चल रही होती है तो कोई भी ड्राइवर उसको चला सकता है, लेकिन जब गाड़ी आप कोई 150 पौने 200 किलोमीटर पर आवर पे चलाएंगे तो कोई भी एक्सीडेंट कर सकता है।
तो ये जो गाड़ी चल रही है, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है, ये ज़रूरत से ज़्यादा रफ्तार पे चल रही है और इसमें इनहेरेंट डेंजर्स हैं। आज एक डॉक्टर साहबा आई हैं यहाँ, वो जॉब करना चाहती हैं, तो उन्होंने आज खुद ही बताया कि मैं सोचती हूँ कि बंदे को वर्कहॉलिक नहीं होना चाहिए, उसके कोई टाइमिंग्स होने चाहिए जिस पे वो काम शुरू करे और कोई टाइमिंग्स होने चाहिए कि जो वो काम ख़त्म कर दे। तो ये जो बातें वो कर रही थी तो मैं हैरान था कि अभी अपने करियर के आगाज़ में है तो उनको कैसे पता चला, क्योंकि डॉक्टर्स के बारे में ये समझा जाता है कि उनको सुबह दोपहर शाम रात ड्यूटी 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 और कोई छुट्टी नहीं। और वो कह रही थी कि मैं तो चाहती हूँ कि साल के एंड पे कोई वकेशन भी हो। तो जो पहला कदम होता है उससे पता नहीं चलता, फिर आगे चल के पता चलता है। लेकिन जब आप किसी प्रोग्राम में होते हैं, जैसे जो यहाँ आपको सिखाया जाता है, तो आप वर्कोलिज्म में होते ही नहीं, आप हो नहीं सकते। आपके अंदर जो वर्कोलिज्म है, जो कि एक नशा है, जैसे गैम्बलिंग भी एक नशा है, जैसे ओवर ईटिंग भी एक नशा है, जैसे सोशल वर्क में पड़ जाना ये भी एक नशा है, जैसे तबलीग में पड़ जाना ये भी एक नशा है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये एक ही प्रोग्राम है जिसे शेम हीलिंग प्रोग्राम कहा जाता है। और शेम हीलिंग प्रोग्राम ये है कि एक शुरू से ही फीलिंग होती है जो कि माहौल से हमें मिलती है कि मैं कोई इतना भी ठीक ठाक बंदा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। वालिदैन बता रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि तुम कोई अच्छे नहीं हो, तुम्हारे जो फलां कज़न है उसको देखो, बड़े भाई को देखो, अपने अब्बा को देखो, वो तुम्हारी उम्र में छत से छलांग लगा दिया करते थे, या कुछ ऐसी बातें वो कहना पसंद करते हैं। लेकिन इससे दिल में जो एक फीलिंग बैठ जाती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो फिर वो कहते हैं अगर मैंने नंबर अच्छे लिए तो आई विल बी गुड इनफ, अगर मैंने टॉप किया तो आई विल बी गुड इनफ। अच्छा, अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ ना तो फिर तो लोग बहुत डॉक्टर साहब कहेंगे, आई विल बी गुड इनफ। अगर कोई ब्रांड अपने साथ अटैच कर लूँ तो जो कमी है थोड़ी बहुत वो भी पूरी हो जाएगी किसी ब्रांड से। मेरे हाथ में आईफोन हो तो आई विल बी गुड इनफ, या कोई ऐसी चीज़। लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि नहीं, ये ख्याल खाम था, ये ख्याल दुरुस्त नहीं था। और दुरुस्त ख्याल ये है कि आप ऑलरेडी गुड इनफ हैं, आपको गुड इनफ होने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप दुनिया में आते हैं बतौर इंसान तो आप गुड इनफ हैं, आप इसे और बेहतर बना सकते हैं, बट आप गुड इनफ हैं, तभी तो आप इंसान हैं। वरना तो आप किसी और जानवर की शक्ल में भी दुनिया में आ सकते थे। ऑलरेडी भी सारे लोग कोई तरक्की के बारे में तो नहीं सोच रहे होते, सिर्फ 4% लोग हैं जिनके दिमाग में तरक्की का कीड़ा होता है, बाकी 96% लोग तो तरक्की के बारे में नहीं सोचते। 80% लोग तो बिल्कुल नहीं सोचते। 80% लोग तो ऐसे हैं कि अगर उनका किचन चलता है तो वो कहते हैं बस काफ़ी है। 16% थोड़ा बहुत हाथ हिलाते हैं और 4% है जिन्होंने ये सारा उद्यम मचाया होता है कि वो गुड इनफ बनने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो वो भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जब वो अपने बारे में सोच रहे हो कि आई एम गुड इनफ, तो वो सोचें कि मैं कुछ करूं। क्योंकि जब आप अपने आप को कॉम्पिटेंट समझते हैं, अपने आप को कुछ अच्छा समझता है तो कोई काम करने का सोचता है ना। जब वो अपने आप को अच्छा ही नहीं समझता तो कई दफ़ा वो भी काम नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली जब बार बार वो लो फीलिंग में जाएगा तो कभी ना कभी वो नशा करेगा। और बड़े नेक मकसद के लिए भी नशा लोग शुरू कर लेते हैं, जैसे कि इम्तिहान में टॉप करने के लिए लोग रिटालिन लेना शुरू कर देते हैं ताकि तेज़ी से पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, नंबर अच्छे आएँ। और भी लोग हैं जो शाम को शराब पीते हैं ताकि रिलैक्स हों, सुबह कॉफ़ी पीते हैं ताकि चुस्त हों। और वो एक तरह से अपना जो मूड का मामला है अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, जो फिर हाथ से निकल जाता है। एक हद से ज़्यादा कोई भी आप काम करेंगे और किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे तो ये लो सेल्फ एस्टीम की निशानी है। जो किसी चीज़ को हद से ज़्यादा करना है, एक तो सोशल वर्क ये है ना कि आप अपनी खिदमत करें, अपने घर वालों की खिदमत करें और अपने अहबाब की खिदमत करें। एक ये है कि सुबह से शाम तक आपके ज़हन में यही हो कि मैंने कोई कारनामा करना है ताकि लोग मुझे अब्दुल सत्तार ईदी से बढ़ के समझें, या कोई इस तरह का एम ज़हन में हो कि मेरा नाम हो, लोग तवज्जो करें। तो उस तरह
वैसे अच्छा है। सोशल वर्क का मतलब है कि अपने घर वालों से शुरू करें, अपने आप से शुरू करें और अपनों को छोड़ के दूर पार लोगों की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना करें। तो जब भी ये मूड के क्राइसिस की हम बात करते हैं, ये आपका क्राइसिस है और ये नशा छोड़ने से ठीक नहीं हो जाता, नशा छोड़ने से ये जाहिर हो जाता है। जो मूड का क्राइसिस है, जब आप नशा छोड़ते हैं तो पहले 24 घंटे कैसे गुजरते हैं, ये तकलीफ़ सद्देबाब मांगती है, मुसलसल जिद्दोजहद मांगती है कि जो काम आप किसी ड्रग के ज़रिए करते थे, किसी केमिकल के ज़रिए करते थे, अब वो काम आपने अपने बलबूते पर करना है, अपनी ह्यूमन एफर्ट्स के तहत करना है, जिसमें 4 चीज़ें जो बड़ी सादा हैं, अगर आप उन पे फोकस कर लें तो आप ख़तरे से बाहर हो जाते हैं। पहली बात कि आप एक्सरसाइज करें, यानी वॉक करें कोई 10,000 स्टेप्स। दूसरी बात यह है कि आप रात 10 बजे सो जाएं, चाहे नींद आए या नहीं आए, आपने पोज बना लेना है रात सोने का 10 बजे। तीसरी चीज़ है कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट की तरफ तवज्जो दें, गोश्त कम खाएं, बाकी वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा खाएं। और चौथी चीज़ है कि लंबे चंबे लड़ाइयाँ मत लें घर वालों से, इधर से उधर झपटा न मारें, इधर से इसको छेड़, उसको कर। जो अहबाब हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ आप रिलेशनशिप जो है उसको कूल कर लें। अगर ये आप 4 चीज़ें कर लेते हैं तो आपका जो मूड का क्राइसिस है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। मैंने तो 4 चीज़ें कही हैं, तो उससे भी आपका 60% काम होता है, यानी आप बुनियादी से नंबर लेके पास हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो एंग्री यंग मैन का तस्वर है, इंडिया में अमिताभ बच्चन शुरू में बहुत अरसे तक उसका एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट था, जो हम सीखते हैं फिल्मों से, एंग्री यंग मैन। अब वो एक दूसरी किस्म का परसोना जो है रिफ्लेक्ट करते हैं और एक चीज़ उन्होंने अपनाई है जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, हिस्से मजाक कहते हैं और तहम्मुल कहते हैं। वो एंगर में बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे आपके। वो जो कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम है, तो उसमें उनका जो परसोना है वो एंगर का नहीं है, वो 2 बेहतरीन चीज़ों की कम्बिनेशन है कि हिस्से मजाक आला दर्जे की और तहम्मुल। ये नुस्खा है कि हिस्से मज़ाह रखें, माहौल को लुब्रिकेटेड करके रखें कि वो जो क्रिटिसिज्म है वो उसी को ही डिफरेंट नाम दिए जाते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन मुझे बता दे आप में से कोई कि कोई लड़का क्यों शादी करता है और कोई लड़की क्यों शादी करती है, उसमें ये तमन्ना कितनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि जब मुझे एक बीवी या खामद मिलेगा तो मैं उसको सुधारूंगा या उसको मैं सुधारूंगी। तो मतलब ये रिश्ता इसलिए नहीं होता। हाँ, ये एक तरह से एक ख्याल खाम है कि ये रिश्ता इसलिए नहीं होता, ये रोमांस के लिए होता है और कुर्बत के लम्हात के लिए होता है, इसके अलावा कोई दूसरा पर्पज़ नहीं। रोमांटिसिज्म और कुर्बत के लम्हात, इसके अलावा इसका और कोई पर्पज़ ही नहीं है। रोटी आपकी माँ बहुत अच्छी पकाती है, कपड़े भी वो तैयार करके वक्त पे आपको दे देती है, घर के जो मेंटेनेंस है वो भी चल रही होती है। क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगला बंदा दूसरी गलती वो करता है, वो डिफेंड करना शुरू हो जाता है। जिस पे क्रिटिसिज्म किया जाएगा वो क्या करेगा, वो दिफा करना शुरू कर देगा अपना, नहीं मैं तो इंज नहीं, मैं तो ऐसे नहीं, मैं तो वैसे नहीं, मैं तो यूं, मैं तो वो डिफेंड करना उसके लिए लो सेल्फ एस्टीम को गाढ़ा करता चला जाता है। जब कोई बंदा आप पे क्रिटिसिज्म करता है, बेमानी क्रिटिसिज्म करता है, तो आप उसे ब्रश ऑफ कर देते हैं, कभी भी डिफेंड नहीं करता, इसलिए मेरा मूड भी ख़राब नहीं होता। अगर मैं डिफेंड करूं और अगला सुने ही कोई ना, मैं जज के सामने खड़े होकर अपने आप को डिफेंड करी जा रहा हूं और जज कहता है तुम्हें 14 साल की सज़ा, तो मेरा तो मूड ख़राब होना ही है। तो जब कभी कोई क्रिटिसिज्म कर रहा होता है तो आप अपने आप को डिफेंड नहीं करते, आप ब्रश इट ऑफ कर देते हैं, आप कहते चलो फारग। लेकिन ज़्यादातर 99.9% लोग डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। जहां आप एक प्रॉपर फोरम पे हैं, किसी जज के सामने खड़े हैं, कोई SHO है सामने, या फादर है या बॉस है, जो रिलेशनशिप का तकाजा है तो आप डिफेंड करेंगे, ठीक। लेकिन ये कितने होते हैं रिलेशनशिप जहां कि आपने डिफेंड करना होता है। जैसे फादर का है तो वो अगर पूछता है कि कहाँ से आए हो,
और क्यों गए थे, या कोई बातें करता है तो आपने जवाब देना है फादर को या बॉस को। वाइफ को ये पूछे कि कहाँ से आ रहे हो तो उसका तो जवाब देना है, लेकिन अगर वाइफ कहती है कि आप अपने ऐसे ऐसे क्यों करते हैं बार बार, या कोई ऐसी बात करती है जो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसे डिफेंड करने की, आप उसे ब्रश इट ऑफ कर दें, क्योंकि वो ऐसे कर देती है बात कि आपके फादर को कुछ कह देती है बीवी कि आपके फादर ऐसे हैं, और आप कहते नहीं मेरे फादर तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बड़ी नमाज़ें पढ़ते हैं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तो जो असल मौजू है उससे हटना नहीं चाहिए, जिस पे बात हो रही है तो उस पे रहना चाहिए। जैसे क्रिटिसिज्म है तो उसको डिफेंड मत करें, तो वहीं गाड़ी रुक जाएगी, आगे नहीं चलेगी झगड़े की गाड़ी। जो मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी किच 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 होती रहती है, तो उसमें डिफेंड करना ज़रूरी नहीं है। क्रिटिसिज्म कर रहा है, दूसरा डिफेंड नहीं कर रहा, अपने मूड को नॉर्मल रख के ज़िंदगी आगे बढ़ा रहा है। तो जो क्रिटिसिज्म करने वाला उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्रिटिसिज्म करने वाले को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो वो क्रिटिसिज्म करना छोड़ देगा। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पर आप सोचें कि अगर मैं इस बात का जवाब नहीं देता तो क्या होगा। असल बात ये होता है कि आप अपनी वो जो अंदर की इज्जत नफ्स है ना, उसको कहीं बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं तो आप अपनी रूह के अंदर जो एक सेल्फ एस्टीम है उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, और आपका ख्याल कि वो वहाँ इज्जत सही तादाद में सही मिकदार में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपने बिल्ट इन की हुई है अच्छी मिकदार में इज्जत नफ्स, तो आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि कोई भी बंदा कोई बात करता है तो आप उसे जवाब देने चल पड़ते हैं। तो जो क्रिटिसिज्म है उसका तोड़ ये है कि आप डिफेंड ना करें, यानी दिफा ना करें ऐसे फोरम पे जो सही फोरम नहीं है। सही फोरम है जज के सामने आप दिफा नहीं करेंगे तो वो सज़ा सुना देगा, और अगर बॉस के सामने दिफा नहीं करेंगे तो वो आपकी इंक्रीमेंट रोक लेगा। मसला है कि अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है और आप डिफेंड करते हैं तो ये बात यहाँ नहीं रुकती, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म करता है वो आपके दिफा की वजह से आपके साथ कंटेम्प्ट करना शुरू हो जाता है, यानी वो आपकी तौहीन का कोई हरबा बीच में डाल देता है, कोई एक ऐसा नुस्खा डालता है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसकी जो क्रिटिसिज्म है उसको रिवॉर्ड किया गया है तो वो आगे बढ़ जाता है। जब किसी को रिवॉर्ड किया जाता है तो वो आगे बढ़ता है, और वो आगे बढ़ के अब कोई कंटेम्पचुअस बात करता है, कोई तौहीन अदालत कर देता है, कोई तौहीन करता है, और यहाँ से ताल्लुकात बहुत ख़राबी की सतह पर पहुँच जाते हैं। और जो दूसरा बंदा होता है फिर वो उसका जवाब देता है स्टोन वॉलिंग से। स्टोन वॉलिंग का मतलब है कि खौफनाक सर्द मेरी बड़ी खामोशी, मूड ख़राब करके, मुंह दूसरी तरफ करके, बॉडी लैंग्वेज ख़राब करके। तो ये चार चीज़ें हैं जो किसी भी मियाँ बीवी को अगर आप सिर्फ 15 मिनट के लिए मिले, तो जिन मियाँ बीवी के अंदर ये चीज़ें होती हैं 15 मिनट में इसका डिस्प्ले ज़रूर दे देते हैं, और आप उनके बारे में पेशगोई कर सकते हैं कि अगले साल में ये एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। आप 15 मिनट की ऑब्जर्वेशन खामोशी से करके आप बता सकते हैं कि एना बस दाना पानी मुक गया। लेकिन जब स्टोन वॉलिंग की जगह पहुंच जाते हैं तो पहली 3 स्टेजेस का कुछ नहीं ना किया होता। अगर क्रिटिसिज्म है तो आप शुरू में किसी को कह सकते हैं कि आप मुझ पे नुक्ताचीनी करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सीधा ही आप पहले दिन ही कह देते हैं कि जब आप मुझ पे नुक्ताचीनी करते हैं, कहता है ये तो मैं तुम्हारी इस्लाह के लिए करता हूँ। तो आप बोले कि नहीं, इस्लाह के लिए मैंने अम्मी अब्बा रखे हुए हैं, कि इस इस्लाह के लिए मैं तो नहीं आपके पास आई, मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि मैं बिगड़ी हुई हूँ और मैं सुधरने के लिए आपके पास आई हूँ, ये मेरा नज़रिया ही नहीं था। तो आप मेहरबानी करके मुझ पे तनकीद ना किया करें, और ख़ुद भी मैं नहीं करूँगी आप पे तनकीद, ये भी कह सकते हैं। फिर साथ ही साथ है कि आप दिफा ना करें। दिफा करने से गेम शुरू हो जाएगी। जब आप तीली दिखाते हैं किसी चूल्हे को तो चूल्हा जलना शुरू हो जाता है, फिर तीली बुझ भी जाती है तो चूल्हा जलता रहता है। देखिए असल बात यह है कि किस रोल में हैं आप। अगर आप फादर के रोल में हैं और अपने बेटे को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो आपको सीखना होगा कि बेटे के साथ बात कैसे करते हैं। यानी अगर क्रिटिसिज्म करना है तो क्रिटिसिज्म सीख लेंगे, लेकिन बीवी के साथ तो आपने क्रिटिसिज्म करना ही नहीं है, वो क्रिटिसिज्म का रिश्ता ही नहीं है। बीवी के साथ वही करना है जिस मकसद के लिए ब्याह के लाए हुए हैं। मियाँ बीवी के दरमियान बच्चों की तरबियत पर एक सॉलिडेरिटी या यकजहती होना ज़रूरी है कि दोनों का नुक्ता नज़र
किसी सिखा की तरह से होना चाहिए, कोई सीखा हुआ होना चाहिए और तुक्केबाजी के साथ बच्चों को रेज नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां भी क्रिटिसिज्म है, जैसे टीचर है तो स्टूडेंट को क्रिटिसिज्म करेगा, स्टूडेंट टीचर क्रिटिसिज्म नहीं करेगा। इसी तरह बच्चे माँ बाप को क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, माँ बाप बच्चों को क्रिटिसिज्म करेंगे। लेकिन माँ बाप भी क्रिटिसिज्म करेंगे तो 7 साल की उम्र से पहले कुछ और होगा, 12 साल की उम्र तक कुछ और होगा, 18 साल की उम्र तक कुछ और होगा, और फिर जब छोड़ देंगे उनको, जब वो बच्चों वाले हो जाएंगे, उनके टीनेजर बच्चे हैं, तो कई दफ़ा तो लोग अपने बच्चों को, जिनके जवान बच्चे होते हैं, उनको क्रिटिसिज्म बहुत कर रहे होते हैं, जिससे कि कोफ्त होती है उनको। तो वो एक हद भी है कि आगे चल आप क्या करेंगे, और बॉस भी क्रिटिसिज्म करेगा और क्लाइंट भी क्रिटिसिज्म करेगा। देखिए आपकी जगह है अगर क्रिटिसिज्म की, जैसे क्लाइंट हैं आप, किसी दुकान के उस जानिब खड़े हैं तो आप क्रिटिसिज्म करेंगे। अगर आप किसी से शिकायत है और आप वो शिकायत करते हुए अपनी जानिब इशारा कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मुझे इससे परेशानी होती है, आई लैंग्वेज में बात करेंगे ना, अगर आप यू लैंग्वेज में बात करेंगे और डीह्यूमनाइज कर देंगे, उसको इंसानियत के दर्जे से थोड़ा नीचे लाएंगे, तो इसको हम क्रिटिसिज्म कहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी कोई मुश्किल बयान करते हैं जो कि उस रिलेशनशिप में पैदा हो रही है और आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, एक बात है कि मुझे गुस्सा आया, ये मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपने मुझे गुस्सा दिलाया, ये मैंने क्रिटिसिज्म किया। अगर हम अपनी बात करते हैं कि मेरे अंदर ये फीलिंग है या मैं ऐसे सोचता हूँ, और आप बात करते हैं टेंटेटिवली, आप इस तरह बात नहीं करते कि जैसे ये सिक्के बंद है, बात पक्की बात है, ये ऐसा ही है। अगर मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जब आप इस तरह बात करते हैं तो इसको क्रिटिसिज्म नहीं कहा जाता, इसमें है कि आप अपनी फीलिंग्स बता रहे होते हैं और वो भी लफ्ज़ों में बता रहे होते हैं और उसके साथ कोई थ्रेट अटैच नहीं करते। तो क्रिटिसिज्म जो कि उसके साथ अक्सर लोग लफ्ज़ लगाते हैं हेल्दी क्रिटिसिज्म, तो पहले तो फिर जो क्रिटिसिज्म करना है तो उसका किसी डॉक्टरी मुआयने से गुजरना ज़रूरी है, किसी डॉक्टर से चेक कराएं कि वो हेल्दी है कि नहीं। तो मियाँ बीवी के दरमियान जो भी क्रिटिसिज्म होता है वो मोस्टली अनहेल्दी होता है और उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इस्लाह की गुंजाइश ही नहीं है। बीवी के साथ तो आपने एक प्यार भरा रिश्ता बनाना है और जो आपने देखना है कि बीवी के औसाफ क्या हों, वो आप शादी से पहले बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। आप शादी से पहले अच्छी तरह जांच सकते हैं कि, मतलब लोग सोचते हैं कि नहीं मैं सुधार लूँगा, ये बहुत सारी लड़कियां शादी करती हैं और समझती हैं कि वो अपने खामद को सुधार लेंगी, उसका नशा छुड़वा देंगी वगैरह वगैरह। ऐसे हमने बहुत देखा है कि ख़वातीन को ये बड़ा एक कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे होते हुए अब तक नशा तो नहीं रहेगा। और जो माँ बाप शादी कर रहे होते हैं उनका भी यही एम होता है कि कोई लड़की आए जो हमारे इस बेटे को ठीक कर दे, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि हम इसे ठीक नहीं कर सके, कोई लड़की आएगी। जैसे लड़कियां इंतजार कर रही होती हैं कि सफ़ेद घोड़े पे कोई बंदा तलवार लहराता हुआ आएगा, हर कोई किसी के इंतज़ार में है। तो जो काम हमारा करने का है वो तो हमें ही करना होगा और रिश्ते के तकाजे के मुताबिक करना होगा। उसमें ये तय है कि बीवी और खामद के रिलेशनशिप में आप सिर्फ एप्रिसिएशन कर सकते हैं, इवन झूठ एप्रिसिएशन भी कर सकते हैं, उसका भी सवाब होगा आपको। अगर आप बीवी को झूठ मूठ आप कहें कि तुम बहुत खूबसूरत हो या ऐसी हो या वैसे हो, और बीवी खामद को कहे कि आप जैसा कोई नहीं, आप तो बड़े लाजवाब इंसान हो, सुबह शाम, हत्ता कि उसे बुखार हो जाए बंदे को। अगर वो कहे कि नहीं मेरी अनेबलिंग करो, तो बोले कि नहीं मैं अनेबलिंग नहीं कर सकती, मैं प्रोवोकिंग नहीं कर सकती, मैं इलाज में मदद कर सकती हूँ, इलाज में आपके साथ जा सकती हूँ, मैं बजाते खुद आपकी अनेबलिंग या प्रोवोकिंग करके आपको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि वो थका देने वाला काम है। अपने बच्चे को या खामद को या बीवी को या किसी को रोज़ फिटे मुँह कहना और उसके बाद अनेबल करना और कहना आई लव यू,
इसलिए तो मैं आपको बुरा भला कहती हूँ बिकॉज आई लव यू। बहुत सारे बंदे अपनी बीवियों की पिटाई करते हैं और कहते हैं ये मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ बिकॉज आई लव यू। और बीवियाँ यकीन करें इस बात से जितना मुतमिन होती हैं, जितना खुश होती हैं, किसी दूसरी बात से वो ऐसे खुश होते मैंने नहीं देखा। अमूमन बीवियाँ जो हैं वो सोचती हैं कि अच्छा पता नहीं अगले महीने की 26 तारीख को फिर कुटेगा तो फिर कहेगा आई लव यू। तो वो बहुत प्यास लगती है फिर वो। देखिए पहली बात तो ये है कि जो कुछ आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं अगर आप वो भी मान जाए ना तो आपकी ज़िंदगी कम से कम खराबी का शिकार नहीं होगी। अगर बहुत आला नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी माँ बाप की बात मानने से अच्छी भली चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी फर्स्ट क्लास होगी, लेकिन अगर आप बहुत फर्स्ट क्लास ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं अपनी बीवी के साथ तो प्री मैरिटल काउंसलिंग तो नेचुरल है कि जो काम आप करना चाहते हैं, जैसे आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो कोचिंग के साथ आपको फ़ायदा होगा कि आप गाड़ी चलाना सीख लेंगे, या आप अपने किसी दोस्त को कहें कि आ यार तू मैनू सिखा। तो ज़्यादातर शादी ब्याह के मामले में जो मशीर होते हैं वो कौन होते हैं? दोस्त जिन्हों की हालांकि शादी नहीं हुई। हमारे पास एक डॉक्टर साहब थे जो अब बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं यूके में, मेरे साथ काम करते थे वो 1978 से 1985 तक, और वो उस वक्त बड़े फ्रेश ग्रेजुएट थे, फ्रेश डॉक्टर थे। उसका नाम था सलमान ताहिर, और वो बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, अब यूके में रहते हैं बर्मिंघम में। तो मैं अक्सर देखता था कोई ना कोई बंदा आके उन्होंने को प्री मैरिटल काउंसलिंग लै रहा होंदा सी। जिनकी अभी शादी नहीं हुई वो बहुत अच्छे अच्छे गुर लोगों को बताया करते थे। मुझे पता नहीं वो गुर क्या थे, लेकिन ही वॉज वेरी पॉपुलर विद पीपल। तो ये काम नहीं करना, किसी ऐसे बंदे से मशवरा करना कि जो ट्रेन ना हो उसमें या जिसे तजर्बा ना हो, तो ये दो चीज़ें देखना तो ज़रूरी होंगे। कंपैटिबिलिटी हमेशा बनाई जाती है नियतन, पर आप देखिए कि जो लड़कियां लड़के मिल रहे होते हैं मोहब्बत के दौर में तो उनको कितना लगता है कि उनकी बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है। सारी दुनिया कह रही होती है कि नहीं ये काका ठीक नहीं कम, लेकिन उनको लगता है कि हमारी तो बहुत कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी हर 3 हफ्ते के बाद 1 घंटा मिलने से जाहिर नहीं होती। 24/7 से कंपैटिबिलिटी का पता चलता है कि कंपैटिबिलिटी में किसी में एक खूबी होती है और किसी में दूसरी खूबी होती है, खामी नहीं होती। ये एक खूबी और दूसरी खूबी का मामला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपका डुप्लीकेट हो तो तुसी कल्ले चंगे हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे मुख्तलिफ हो लेकिन आपका उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप हो कि जो आप में कमी है वो उसमें ना हो, जो उसमें कमी है वो आप में ना हो, और फिर शादी के बाद ये दो नुस्खे चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर और तहम्मुल। और 4 चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए। उनमें से पहली चीज़ पे नहीं कदम रखेंगे तो बाकी 3 आएंगी नहीं। वो है क्रिटिसिज्म और डिफेंस। रात 10 बजे मियाँ बीवी शुरू करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ किचकिच, और सवेरे 5 बजे तक वो एक दूसरे को लगे रहते हैं इस चीज़ में, फिर थक टूट के फिर सौ जाते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई दूसरा बंदा पहल करे कि माहौल ठीक हो जाए, मेरी बजाय दूसरा कोई करे। तो ये क्रिटिसिज्म, ये डिफेंस करना, फिर ये आगे से कंटेम्प्ट करना, बेइज्जती करना, डीह्यूमनाइज करना, और फिर स्टोन वॉलिंग। जब स्टोन वॉलिंग हो जाए कि बुत्थे बने हों तो आप समझें कि बस काम ख़त्म है। और आजकल तो मैंने देखा है कि 6 महीने की शादी में ये सारे मराहल लोग तय करके फारिग हो जाते हैं, क्योंकि आजकल ये बड़ा आसान समझा जाता है कि मूव ऑन कर जाएं। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है, अनमोल रिश्ता है। इसमें जो कंपैटिबिलिटी है वो बनाई जाती है अगर आपके जहन में रिस्पेक्ट हो दूसरे इंसान की, और आप शादी के स्कोप को समझें कि ये रोमांटिसिज्म के लिए है और इंटीमेसी के लिए है, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और आप देखेंगे कि दूसरा भी ज़िद में नहीं आएगा और वो रेसिप्रोकेट करेगा आपकी अच्छी फीलिंग्स को। तो ये तहम्मुल की बात है कि दोनों में से अगर एक भी कर लेगा तो मामला बिगड़ने से बच जाएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है।
नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।